पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ओवैसी ने बड़ी पहल की है और आरजेडी कांग्रेस से कहा है कि हमसे महागठबंधन कर लो यदि वोटों का बिखराव रोकना चाहते हो। तो अजीत जी, यह कितना बड़ा ऑफर है मैं ओवैसी की ओर से, और इसका क्या असर हो सकता है? तेजस्वी क्या सोचेंगे, कांग्रेस क्या सोचेगी, और नहीं सोचे तो क्या होगा? इस पर भी एक चर्चा आवश्यक है। बिल्कुल, बिल्कुल ज्ञानेश्वर जी, ये बड़ी राजनीतिक पहल है कई मामलों में। ये बिहार का चुनाव जो है उसका एक पहलू है। इसका ये बड़ा परिदृश्य है, बड़ा इसका कैनवस है इस उनकी इस पहल का। और वो बड़ा इसलिए है क्योंकि आज उनको भी अपनी छवि को लेकर के जो उनको चिंता हुई है, वो ये है कि हर बार उनको बीजेपी की बी टीम बताया जाता है। हालाँकि बिल्कुल। उन्होंने बड़े प्रभावी तरीके से इसका काउंटर किया कि भाई फिर हम चुनाव नहीं लड़े। हम जहाँ चुनाव लड़ने जाएँगे, अगर हमारे लड़ने से फ़ायदा बीजेपी को होता है, तो इस डर से हम चुनाव लड़ना तो बंद नहीं कर सकते हैं। तो बिल्कुल। अपनी इस छवि को बदलने के लिए उन्होंने अपनी तरफ से एक पहल किया है। अब अगर आरजेडी, कांग्रेस ये लोग अलायंस नहीं करते हैं ओवैसी के साथ, तो फिर ओवैसी की पार्टी को बीजेपी की बी टीम कहने का अधिकार उनका खत्म हो जाएगा। आप फिर बिल्कुल। उनको बी टीम बिल्कुल। नहीं कह सकते हैं। फिर तो आपसे पूछा जाएगा ना कि भाई वो तो पहले आप ही के पास आए थे। तो आपने हम्म। क्यों नहीं अपनी बी टीम बना लिया उनको? जब वो आए आपके पास लिखित अनुरोध लेकर के आए कि हमको महागठबंधन में शामिल करिए और आपने शामिल नहीं किया, और अब जब वो चुनाव लड़ रहे हैं तो कह रहे हैं कि वो बीजेपी की बी टीम है। तो ये दोनों जी। चीजें नहीं हो सकती है। तो बड़ी दुविधा वाली स्थिति है। बीजेपी उन्होंने ओवैसी ने कांग्रेस के सामने खड़ी कर दी। ये क्या है बिल्कुल। कि कांग्रेस आरजेडी की स्थिति वो सांप चुछुंदर वाली है हम्म। कि निगल लें तो मर जाएं और उगल दें तो अंधे हो जाएं। अब ये स्थिति हम्म। हो गई और ये पूरे देश के लिए कर दी उन्होंने। एक दुविधा में कैच 22 सिचुएशन जिसको बोलते हैं, उसमें फंसा दिया उन्होंने कांग्रेस को। अब हर जगह कांग्रेस जी। के सामने वो कहेंगे कि हमसे तालमेल करिए, और नहीं करिए तो बिल्कुल। मत कहिए कि हम बी टीम है बीजेपी के। तो एक बड़ा जी। हमको समझ में आया कि एक उनका अच्छा राजनीतिक दांव है। दूसरी हम्म। क्या बात है कि इस समय बहुत ही पोलराइज्ड है बिहार। हम लोगों ने बिल्कुल। देखा वक्फ का जो आंदोलन का हुआ, इमारत शरिया का जो आंदोलन हुआ पटना गांधी मैदान में, उस आंदोलन में कांग्रेस और आरजेडी दोनों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। लेफ्ट के लोगों ने भी बढ़ जी। चढ़ के हिस्सा लिया और पप्पू यादव भी वहां मौजूद रहे। मतलब समूचा हम्म। अपोजिशन वहां मौजूद था। तो अब हम्म। अपोजिशन की क्रेडिबिलिटी मुसलमानों के बीच में इससे मजबूत हुई। तो जी। वो ओवैसी को ये भी खतरा दिख रहा है, जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब को, कि अब ऐसी स्थिति में अगर हम अकेले जाते हैं लड़ने, तो मुसलमान का रुझान तो पूरी तरह से महागठबंधन की तरफ दिख रहा है। तो बिल्कुल। हम आइसोलेट हो जाएँगे, अलग-थलग हो जाएँगे। जी। अलग-थलग हो जाने की सोच, उसका दूसरा कारण ये है, जो पहले भी हम लोग चर्चा करते रहे हैं, कि हम बार-बार ये कहते हैं कि इस बार मुस्लिम यादव का वोट बँटना क्यों मुश्किल है? क्योंकि हम्म। दोनों बहुत मोटिवेटेड हैं। यादव इसलिए मोटिवेटेड है क्योंकि तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना है। लग रहा है कि जी। फेयर चांस लग रहा है कि बन जाएँगे। और मुस्लिम हम्म। इसलिए मोटिवेटेड है क्योंकि उसको लग रहा है कि इस बार अगर एनडीए जीती तो बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा। तो हम्म। नीतीश कुमार से उसको कभी चिंता नहीं रही है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने, वो बीजेपी के साथ रहे, तब भी कोई चिंता नहीं है। लेकिन जी। बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाएगी, इस चिंता में मुस्लिम एकदम मोटिवेटेड है कि पूरी तरह से इंडिया ब्लॉक के साथ जाना है। तो इन 2 कारणों से वक्फ कानून पर जो अपोजिशन का रुख था, और जो ये आशंका बिहार में है कि बीजेपी इस बार एनडीए की सरकार बनी तो बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा, इन 2 बातों ने ओवैसी को मजबूर किया है कि वो महागठबंधन से बात करें, नहीं तो उनको लग रहा है कि आइसोलेट हो जाएंगे। अभी 2 चुनाव में बिल्कुल। अच्छा वोट मिल गया, विधानसभा में भी उनके 5 लोग जीत गए, और लोकसभा चुनाव में भी उनको ठीक-ठाक अच्छा वोट, ठीक-ठाक क्या बहुत ही बढ़िया वोट आया अख्तर उल इमान को। लेकिन इस बार वो स्थिति नहीं दिख रही है। इस बार अलग-थलग होने का खतरा उनको डर सता रहा है। तो इस वजह से भी उन्होंने अपने से आगे बढ़ के दोनों 2 कारण हमने बताए पहले, एक तो आइसोलेट होने का खतरा, बिल्कुल। वक्फ के कारण और बीजेपी के सीएम के कारण, और दूसरा एक कैच 22 सिचुएशन में फंसाना कांग्रेस पार्टी को। तो ये तो असदुद्दीन की मतलब ओवैसी साहब की बात हो गई, जो एमआईएम की बात हो गई। अब अगर जी। आरजेडी और कांग्रेस के पर्सपेक्टिव से देखें कि इन लोगों को क्या करना बिल्कुल। चाहिए, तो जी। वो उन इनके सामने वही दुविधा है कि अगर आप लेते तो साथ में रख लेते हैं, अलायंस कर लेते हैं, तो सीटें कौन छोड़ेगा उनके लिए? सबसे पहली बात तो ये होगी कि सीटें कौन छोड़ेगा? मान लीजिए आरजेडी में उनके 4 एमएलए तो आरजेडी में ही आके शामिल हुए, तो वो तो जीती हुई जी। 4 सीटें हैं जिन पर वो दावा करेंगे कि हम लड़ेंगे, हमारा कैंडिडेट लड़ेगा, हम जीते थे। हम्म। फिर उसके बाद ये भी हो सकता है कि वो कहें कि जो अभी आपके साथ गए हैं, हम इनको टिकट नहीं देंगे। तो आरजेडी के हाँ। साथ व्यवहारिक समस्या खड़ी होगी, और फिर बिल्कुल। उस इलाके बिल्कुल। में और भी सीटें माँगेंगे। वो 21 सीटों पर पिछली बार चुनाव लड़े थे। तो जी। उस अलायंस में अगर 21 सीट लड़े थे, तो वो 10 सीट, 8 सीट, 10 सीट वो माँग करेंगे, तब एक सम्मानजनक सीट के लिए तो कौन और वो छोड़ेगा? वैसे वैसे नेता हैं, यदि हम बिहार में कहें, किसी पार्टी ने यदि पहला उम्मीदवार घोषित कर दिया है,
तो खुद ओवैसी ने ढाका विधानसभा क्षेत्र आपके ही चंपारण में है, वहां राणा रंजीत सिंह को एआईएमआईएम का प्रत्याशी घोषित अपनी जुबान से वहां आकर कर दिया है। तो भाई अब तो ढाका भी मांगेंगे। ढाका और वो मांगेंगे। जो आप कह रहे हैं, हाँ, जो कह रहे हैं कि भाई यदि समझौता हो जाए तो जो एआईएमआईएम से आए आरजेडी में, उन्हें कह दिया जाएगा कि इन्हें पहले बेटिकट करते हैं। हाँ, बेटिकट हो गया तो ओवैसी साहब के पास जाइए जी, आप, तो वो क्या मुँह लेके जी, ओवैसी साहब के पास जाएँगे टिकट माँगने। तो बिल्कुल, एक तो बिल्कुल। वो व्यवहारिक संकट है कि अगर 8 सीट 10 सीट की कोई बात होती है, देखिए वहाँ तो इतना कंजस्टेड है, इतनी भीड़ है वहाँ, इतना क्राउडेड है पूरा गठबंधन को कि हुँ, किसके लिए सीट निकालें, कौन छोड़ेगा सीट? पहली बात तो ये है। हुँ, दूसरी बात ये है कि जैसे ही आप अलायंस में लेंगे उनको, वैसे ही एक जो आरजेडी में बीजेपी पोलराइज़ेशन, को एक मौका मिल जाएगा सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का माहौल बनाने का। बिल्कुल। बीजेपी इस बात का, चूँकि देखिए अभी आपने ठीक कहा पहले कि इस पहलगाम कांड के बाद जो असदुद्दीन ओवैसी का स्टैंड था, जो रुख था उनका, जिस तरह से उन्होंने जी, डिफेंड किया, जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तान को, आतंकवादियों को अटैक किया, एक ट्रू नेशनलिस्ट का के रूप में वो आए, एक ट्रू नेशनलिस्ट लीडर के रूप में वो सामने आए। और वो जी, विदेश भी गए तो बाकी दूसरे लोगों से तो झगड़ा हुआ, कांग्रेस से भी झगड़ा हुआ, हुँ, तृणमूल कांग्रेस से झगड़ा हुआ, लेकिन ओवैसी साहब ऐसे नेता थे जिनसे कोई विवाद नहीं हुआ। उनको जो कहा गया डॉटेड लाइन पर, जो विदेश मंत्रालय ने जो लाइन तय की थी, उस लाइन पर उन्होंने जाकर के विदेश में बात की सारी। देश का पक्ष रखा उन्होंने। तो बिल्कुल। एक बड़े लीडर के तौर हुँ, पर इमर्ज हुए हैं वो। इसके हुँ, बावजूद जो उनकी पुरानी छवि है, जो उनके पुराने, उनके और उनके भाई के, जो अकबरुद्दीन ओवैसी के जो भाषण है कि 15 मिनट दे हुँ, दो और हिंदुओं को हम क्या करें, ये सारे भाषण भाषण वायरल होने लगेंगे बिहार में। भाई जब बिल्कुल। तक वो 10-12 सीट 15 सीट लड़ेंगे अपने खुद से मुस्लिम बहुल सीटों पर, तो इस बात की कोई परवाह नहीं करेगा। लेकिन अगर वो हुँ, महागठबंधन में आए तो ये तमाम भाषण वायरल कराए जाएंगे। उनकी हैदराबाद की जो राजनीति है, पूरी जो इतिहास है जो रजाकारों का और हैदराबाद के निजाम का, और उनकी जो लड़ाई है हैदराबाद के विलय का, भारत में विरोध करने की जो लड़ाई है, वो तमाम इतिहास भूगोल निकाल लिए जाएंगे। बिल्कुल। तो हुँ, हुँ, उसमें फिर महागठबंधन को एक दिक्कत होगी, फिर महागठबंधन बैकफुट पर आएगा, फिर आप जो मुस्लिम यादव का समीकरण है उससे अलग जो वोट जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें हुँ। आपको दिक्कत आएगी। तो ये दोनों तरह से, दोनों तरफ की उन्होंने तो फंसा दिया, उनका कोई नुकसान नहीं होना है। उनको पता मतलब है कि वही बात जो आपने कही कि निगलते हैं तो मर जाएँगे, उगलते हैं तो अंधे हो हाँ, जाएँगे, वैसी स्थिति में महागठबंधन को पहुँचा दिया ओवैसी पहुंचा ने। दिया वो ऐसी ने, वो अपनी जी, पॉलिटिक्स करनी, और इसके बाद आप देश की पॉलिटिक्स में भी आप कैसे बी टीम कराएंगे उनको? वो तो कहेंगे नहीं जी। भाई हम तो पहले आप ही के पास आते हैं, आप लेते नहीं है तो हम अकेले नहीं लड़े, राजनीति बंद हुँ। कर देना। तो और ये आप देखिए ना, बिहार में ही देखिए ना कि प्रशांत किशोर को पहले आरजेडी वाले बीजेपी की बी हाँ, टीम कर बीजेपी रहे के थे। भी कहते थे, और हाँ, अब बहस चल रही है कि प्रशांत किशोर किसको नुकसान किसको नुकसान पहुँचाएँगे। पहुंचाएंगे, हाँ। और बीजेपी के एक बड़े नेता ने कहा कि प्रशांत किशोर के उम्मीदवारों की लिस्ट से तय होगा कि बिहार में सरकार किसकी बनेगी। तो मतलब दोनों ओर, दोनों को नुकसान का खतरा तो पैदा हो गया है। हो गया ना, तो हो बिहार गया। की सियासत दिलचस्प तो हो गई है अजीत जी। हाँ, हाँ, तो ये अब प्रशांत किशोर को लेकर के बीजेपी में इतनी चिंता है, जेडीयू में इतनी चिंता है, उनको लग रहा है कि एक अंडरकरेंट जो प्रशांत किशोर का है, हुँ, वो मतलब सत्ता विरोधी वोट खाली काटने का नहीं है, वो जो हुँ, एस्पिरेशनल वोटर है, वो जो अन्य को वोट करता है, वो जो बीजेपी और इसका जो फॉरवर्ड वोटर समर्थक है, अति पिछड़ा का समर्थक है, उसमें सबका वोट जा सकता है उनके साथ। तो ये बिल्कुल, चिंता तो बिल्कुल, उनको बिल्कुल। हो गई। अभी वो पहले बीजेपी की बी टीम हुँ, बनाए जाते थे, अब कहा जा रहा है हुँ, कि बीजेपी जेडीयू को ही नुकसान पहुंचाएंगे। वही हाल ओवैसी हुँ, का है कि आप ले लीजिए, उनको साथ में ले लीजिए तो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हो जाए, छोड़ दीजिए तो वोटों का बिखराव होने का खतरा है, उनकी भी अपनी राजनीति चलने का खतरा है, मतलब वो अपनी राजनीति चलाएंगे। तो ये दोनों तरफ से बिल्कुल। दुविधा की स्थिति है। चलिए तो देखिए बिहार में साजिश चल रही है। बिहार के मतदाताओं को वोट के अधिकार से वंचित करने को। देश में पहली बार आधार को खारिज कर दिया गया है और बिहार को इसका साक्षी बनाया जा रहा है। विपक्षी पार्टियां लड़ने की बात कर रही है, लेकिन कहां तक लड़ती है यह देखने की बात होगी, क्योंकि यह जनता के अधिकार का और मतदान के सर्वोच्च अधिकार का मसला है। और ओवैसी ने महागठबंधन को फंसा दिया है। महागठबंधन क्या फैसला करता है? राजद की राष्ट्रीय कार्य समिति चल रही है, वहां लालू यादव कल राष्ट्रीय अध्यक्ष फिर से बन जाएंगे। तो इन तमाम खबरों पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से पेज को लाइक कीजिएगा, हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।